हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन ब्रिंज ऑफ क्लासेस। आज की लेक्चर पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि जो सारी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। और इसके बाद जो मैं लेक्चर बनाऊंगा, जो वीडियो सीरीज होगा, वो इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है मैं सेकेंड लेक्चर में उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है इस एटम के अंदर, तो इसको मैंने पांचों भागों में बांट लिया है। तो जो हमारा भाग है वो कुछ इस तरह है कि देखिए, जो हमारा पहला है, व्हाट इज एन एटम। एटम एक चीज है, क्या है, हम उसको डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एटम को तोड़ देंगे, ब्रोक एन एटम एंड इनसाइड एन एटम। यहाँ पर ये भावल है तो यहाँ पर एन होगा, ठीक है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है हम उसको देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी, उसका चार्ज, उसका मास। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। देखिए, जो एटम की जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हमको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा वैलेंसी है, तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, तो ये सारी, अगर आप स्ट्रक्चर को ठीक से आप याद रख लेंगे या समझ जाएंगे तो और कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट टर्म है, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या वैलेंसी, वो चीज क्या क्या है हम उसको देखेंगे। और इसके बाद जो है सब मिसलेनियस टॉपिक, जैसे मैंने बोला आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार, तो हम उसको देख लेंगे। इसके बाद मुझे तो नहीं लगता और कोई टॉपिक यहाँ पर छूट जाएगा। तो इन पांचों टॉपिक में जो हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सारा ही कवर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज एन एटम। द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डस नॉट ऑकर फ्री इन नेचर। देखिए, किसी भी जो वस्तु है, जो हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे आप जिस मोबाइल पर देख रहे हैं इस वीडियो को, ये सारी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हम तोड़ते 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 जाए, तो जो एकदम जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जिसके आगे हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे, हम उसको ही एटम कह रहे हैं। तो एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एटम ही है जो केमिकल जो कॉम्बिनेशन है उसमें अंशग्रहण करते हैं। पर हमारा जो स्टेट है, उसका जो नेचर है, हम उसको प्रकृति में उसको हम फ्री नेचर में नहीं पा सकते हैं। ठीक है, यही है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये आपका स्टैंडिंग को, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आप क्लियर रख लीजिए। ठीक है। तो कहाँ पर भी एक पूछ लिया आपको, एक सपोज आप किसी को पढ़ा भी रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, एटम क्या है, तो जस्ट आप डेफिनेशन को वहां पर बोल दीजिए। ठीक है। आप देखिए, जो हमारा इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस होल चैप्टर, तो हम देखेंगे कि एटम के अंदर चीज है क्या है। तो देखिए, जब हम एटम को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि हम क्लास 9 और 7 में पढ़ाई होगा कि वो तीन सार्वभौमिक पार्टिकल से बना हुआ है। पहला है हमारा प्रोटॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। ओके। तो ये सब तो काफी पुरानी बात है। आप तो जो आप जानते ही होंगे कि जो सुसान है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर गॉड पार्टिकल, ऐसा ही कुछ हाईफाई पार्टिकल के बारे में रिसर्च हो रहा है। तो एक काफी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमको यही पढ़ना है, हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो यही है तीनों पार्टिकल। आइए इस तीनों पार्टिकल को हम अलग अलग, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो एटम का स्ट्रक्चर दोनों भागों में बटा हुआ है। एक है हमारा न्यूक्लियस और दूसरा है आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है। तो आइए न्यूक्लियस को हम देखते हैं। देखिए, हम अब न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा के एटम है। तो एटम का जो बीच का हिस्सा है, इसको ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों चीजों से बना हुआ है। एक हमारा न्यूट्रॉन एंड दूसरा है हमारा प्रोटॉन। तो देखिए, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो है हमारा न्यूट्रल, मतलब जीरो। एंड प्रोटॉन का जो है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। एक बात देखिए, जो हमारा अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है,
उसको हम एक साथ क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको हम एक साथ कहते हैं न्यूक्लियन। ओके, एक टर्म है, आप इसको याद रख लीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है कि जो न्यूक्लियस का साइज है एक एटॉम के तुलना में, वो है हमारा 1,00,000 का 1 भाग। ठीक है, 5 मतलब 0.0004% is the size of a nucleus in comparison of an atom. So आप यहाँ पर ही तुलना कर सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियस है उसका मास कितना अधिक होगा एक एटम की तुलना में। मतलब 99.9% जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक है, और इतना छोटी सी पार्ट में इतना मास होने के दरुन इसका जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ बात हमको नहीं जानने की आवश्यकता मुझको नहीं लगता है। ठीक है, तो ठीक है, यही है न्यूक्लियस। और एक बात है, देखिए, ये जो हमको मैं डायरेक्ट से बोल दिया कि जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से कॉन्सिस्ट है, ये तो डायरेक्ट तो एकदम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है ना। इसका पहले भी जो जितना भी जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हो थे। तो जो पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम, दूसरा है रादरफोर्ड और तीसरा है हमारा बोर। तो काफी सारे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने काफी सारी जो एक मतवाद दिया। तो उनके दरुन जो लास्ट हमारा साइंटिस्ट थे बोर, नील्स बोर, तो उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो काफी हद तक लॉजिकल था, तो हम उसको ही यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप अधिक जानने की उत्साह रखते हैं तो जो किताब में देखिए, तो वहां पर सारी एक्सपेरिमेंट वहां पर अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है। आइए हम आउटसाइड न्यूक्लियस के बारे में हम देखते हैं। तो हमने देख लिया कि जो अंदर वाला हिस्सा है हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और वो जो न्यूक्लियस को चार्ज है वो हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव जो सेंटर को सेंटर बनाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस को चक्कर काट रहे हैं। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियस को चक्कर काट रहे हैं वो ऐसे ही चक्कर नहीं काट रहे, एक खास ऑर्बिट भी है, और इस ऑर्बिट को हम इन सातों ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहे हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस से अंदर होती हुई बाहर तक जितनी भी ऑर्बिट है हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन ऑर्बिट में हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम नंबर से भी अलावा हम उसको लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, ओके, एंड क्यू। तो ये जो सातों ऑर्बिट है हम उसको लेटर और नंबर दोनों से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा है कि हमको ये मालूम होना पड़ेगा कि जो एक ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो एक नहीं है, वो ऑर्बिट से ऑर्बिट वैरी करते हैं। तो ये जो वैरी करते हैं ये हम इस सिंपल मैथमेटिक फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 2n²। एन जहां पर है ऑर्बिट का नंबर। सपोज आप कीजिए कि नंबर 2 ऑर्बिट, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 × 2², 2 × 4 मतलब हो गया 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए, हम एक बार समरी कर लेते हैं। तो हमने पहले देखा कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज है न्यूट्रल। तो इसके जो न्यूट्रल होने के दरुन जो न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है वो हो गया हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस को सातों ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जो रहने की क्षमता है प्रत्येक ऑर्बिट में वो एक लिमिटेड है। तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं हम उसको मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो है हमारा 2n²। हम उससे देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन वहां पर रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो और एक चीज यहाँ पर आती है, तो देखिए, मैं उसको टर्म में भी डिस्कस करूंगा, पर यहाँ पर भी इसको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए, जो लास्ट जो हमारा कक्ष है या ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, तो बस आप
इसको याद रख लीजिए कि जो अंतिम कक्ष है तो उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं है क्या, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो वैलेंस सेल जब बाइंडिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग को जो होती है तो वो वैलेंस सेल से ही, जो इलेक्ट्रॉन की जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है वो वैलेंस सेल से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो टर्म्स है, तो इस टर्म्स को हमको परिचित होना पड़ेगा। तो जो पहला टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर और कुछ नहीं है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम। एक एटॉम में या परमाणु में जितना भी जो एटॉम इलेक्ट्रॉन कॉन्सिस्ट है, हम उसको एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। इसका एक अलग संज्ञा भी आप इस तरह दे सकते हैं कि जो न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस के बाहर जितना भी इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो दोनों सेम ही है। तब तक सेम रहेगा जब तक उस एटॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट में नहीं चला जाएगा। तो जब हम आयंस पढ़ेंगे, तो आयंस पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो वहां पर डिफरेंशिएट कर जाता है। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर है हम उसको डिनोट भी कर सकते हैं, तो उसका जो डिनोट साइन है वो है हमारा जेड। ओके, नेक्स्ट देखिए एटॉमिक मास, या हिंदी में भर संख्या, और इसको हम कहते हैं पारमाणविक संख्या। ओके, तो एटॉमिक मास जो साइन है हमारा, उसको हम डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह ए। ओके, तो एटॉमिक मास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है हम उसको एक साथ कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए कि सपोज आप कीजिए कि आप देखा ही होगा कि एक एलिमेंट का नाम होता है, नेम ऑफ एलिमेंट। सपोज आप यहाँ पर कार्बन कह लीजिए, तो कार्बन का जो एलिमेंट सिंबल है वो है हमारा सी। ओके, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6, एंड एटॉमिक मास 12। तो जो रिप्रेजेंटेटिव वे है एक एटॉम के दर्शित करने के लिए, तो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर हम एलिमेंट को बीच में रखेंगे, ऊपर में रखेंगे एटॉमिक मास को, और नीचे रखेंगे एटॉमिक नंबर को। इस तरह हम किसी भी जो एलिमेंट है हम उसको इस तरह दर्शित करता है। ठीक है, देखिए हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया, एटॉमिक मास भी पढ़ लिया। तो वैलेंसी मैंने पिछले जो स्लाइड था तो उसमें मैंने दिखाई दिया कि जो अंतिम जो ऑर्बिट है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंसी क्या है, तो यहाँ पर जो वैलेंसी है हम उसको कहते हैं वैलेंसी नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि जो जितना भी एटॉम है उसका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, वो चाहेगा कि जो उसका जो अंतिम सेल है वो हमेशा फुल रहे। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि जो अंतिम कक्ष है वहां पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकली प्रूव है, 8 से ज्यादा भी नहीं 8 से कम भी नहीं। तो हर एक एटॉम चाहेगा कि जो उसका लास्ट कक्ष है वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए। ठीक है, देखिए मैं इसको कैसे करता करता हूँ। तो आपको तो हाइड्रोजन से कैल्शियम जो एटॉमिक नंबर है आपको तो उसको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आप ऊंचे क्लास में चले जाओ कि आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दे रहे हो, तो इसको आप एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम 1 से 20 तक हम ऐसे याद रखते हैं, तो इसको भी 1 से 20 तक आप इसको याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप नाइट्रोजन को पकड़ लीजिए, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा है 7। ओके, तो देखिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं नाइट्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम देखेंगे जो पहला कक्ष है, मतलब k ऑर्बिट में रहता है 2, और इसके बाद यहाँ पर एक 5 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, तो एल ऑर्बिट में 5। ठीक है, तो देखिए हमने क्या जाना कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो हमेशा चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन उस अंतिम सेल में वो फिलअप कर दे। ठीक है, ये जो फिलअप करने की जो चाहत है, या जो चाहत नहीं हुआ ना, टेंडेंसी, सपोज आप कह लीजिए कि टेंडेंसी है इस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए,
तो उसी को हम कहते हैं वैलेंस नंबर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो अंतिम सेल है वो फिलअप हो जाएगा। तो जब तक देखिए यहाँ पर जो जब तक फिल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेबिलिटी का एक हमारा नोबेल गैस है, नियॉन, आर्गोन, जेनॉन, रेडॉन, तो वो सभी एक स्टेबिलिटी फॉर्म में है। तो हर एक एटॉम चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी फॉर्म में चला जाए। तो चला जाने के लिए यहाँ पर एक 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हम कर रहे हैं तो यही है हमारा वैलेंस नंबर। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए जो हमारा सम मिसलेनियस टॉपिक है, तो मिसलेनियस टॉपिक में जो है हमारा, तो आइसोटोप के बारे में जानना पड़ेगा, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो व्हाट इज आइसोटोप? देखिए मैंने एलिमेंट आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखा दिया कि जो ऊपर है वो हमारा एटॉमिक मास एंड नीचे का जो है हमारा एटॉमिक नंबर। तो देखिए आइसोटोप में जो एटॉमिक जो हमारा नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो हमेशा सेम ही रहता है। पर जो हमारा एटॉमिक मास है वो देखिए हर एक में चेंज है। तो यहाँ पर जो आपको आइसोटोप में जानना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल है इस कार्बन का, तो इस कार्बन से ही हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन। तो आइसोटोप का जो एग्जाम्पल दे दीजिए, या ऑप्शन में कुछ ऐसा ही कहता है कि जो यहाँ पर 12C है, यहाँ पर 15C दे दिया, तो यहाँ पर क्या गलत यहाँ पर ऑप्शन में है, आप उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो आइसोटोप की जो हमारा बेसिस है वो ये है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंशिएट। नेक्स्ट देखिए आइसोबार। आइसोबार में यहाँ पर एटॉमिक मास सेम रहता है पर एटॉमिक जो नंबर है वो हमेशा डिफरेंशिएट कर जाता है। एटॉमिक मास आर सेम बट एटॉमिक नंबर इन डिफरेंशिएट। और आइसोटोन में देखिए मैंने आपको बताना भूल गया कि सपोज कीजिए कि C 6 और 12, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 6 है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास से अगर आप एटॉमिक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितने भी आपको नंबर प्राप्त होगा वो है हम आपका न्यूट्रॉन नंबर। और इलेक्ट्रॉन एंड तो प्रोटॉन नंबर सेम ही होगा। ठीक है, जब तक वो आयनिक स्टेट में नहीं चला जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा एटॉमिक नंबर यही हमारा प्रोटॉन नंबर। पर जो न्यूट्रॉन नंबर है इसको आप प्राप्त करने के लिए एटॉमिक मास से अगर आप एटॉमिक नंबर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रॉन है 14 और 6 कितना हुआ 8। यहाँ पर देखिए 15 माइनस 7 8, 16, 8 हो गया हमारा 8। देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो हमेशा सेम रह रहा है पर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास डिफरेंशिएट इन एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो यही है आइसोटोन। तो यही है जो एटॉम का बारे में जितना भी टॉपिक है, तो और कुछ यहाँ पर नहीं है। तो यही सारी खत्म हो जाते हैं। पर है तो बहुत, अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे। पर जितना भी हमारा एग्जाम में आते हैं तो आई होप नहीं, बेशक यहाँ से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर को अभी तक भी नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले लेक्चर को भी देखिए। और इस लेक्चर को आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि जो मैंने जो थ्योरी का पार्ट है मैं यहाँ पर आपको साथ डिस्कस कर लिया है। तो मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इससे आधारित जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ले आऊंगा। ठीक है, तब तक के हैव ए गुड डे, बाय।